नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कि हमारी नई सीरीज है जिसके तहत हम अपराध की कहानियां शनिवार और रविवार को सुनाएंगे। इस दिन बहुत कम काम रहता है, थोड़ा कम काम रहता है, जैसा भी समझ लीजिए, लेकिन एक चीज हमने सोची है कि अपराध की एक नई सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें देश और दुनिया में हुए तमाम अपराधों में से कुछ चुनिंदा अपराध जो हमें सुनने में अच्छे लगे, सुनने में रोमांचक लगे, सुनने में ऐसा लगा कि उनके बारे में बात की जानी चाहिए, उनको लेकर के आएंगे। कुछ ऐसी कहानियां होंगी जो आपके आसपास घटित हो रही होंगी, आपके संज्ञान में होंगी, लेकिन उनके बारे में फैक्ट कम, तथ्य कम, आपने किंवदंतियां ज्यादा सुनी होंगी। तो उन किंवदंतियों और तथ्यों को हम तालमेल करके, मिला करके एक कहानी तैयार करेंगे और शनिवार रविवार को आपको सुनाएंगे। आज रविवार है और उसी की कड़ी में पेश है पहली कहानी, जुर्म @8 PM में। बसंत पंचमी को पूरे उत्तर प्रदेश में डोर से बंधकर पतंगें आसमान को छू रही थी और ऐसे ही एक आसमान को छू रहे नेता के सांसों की डोर इसी दिन कट गई। फरवरी की सर्द रात का पारा जम जाने को हो रहा था और अचानक से गोलियों की बौछार ने माहौल की सारी सर्दी लूट ली थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के भावी मुख्यमंत्री की हत्या हो गई थी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी। उस समय के तमाम भारतीय जनता पार्टी के पुराने और पैठ जमा चुके नेताओं के बीच उभरता वो नाम था जो बेहद कम समय में उन सबको पीछे छोड़ चुका था। वकील, कवि और नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी की आला कमान के उस वक्त के सबसे पसंदीदा उत्तर प्रदेश के नेताओं में से एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी का खासा समर्थन ब्रह्मदत्त द्विवेदी को प्राप्त था। मायावती के साथ हुए गेस्ट हाउस कांड में मायावती के हनुमान बनकर आए ब्रह्मदत्त द्विवेदी अब मायावती के सबसे खासम खास थे। एक चुनावी रैली में मायावती के सबसे करीबियों में से एक सतीश चंद्र मिश्रा ने मंच से भी ये बात कही कि वो हमारे खास हैं, हम उनके एहसानमंद हैं। मायावती इनको अपने भाई के बराबर का दर्जा देती थी। इतनी गहरी राजनीतिक पैठ वाले नेता का कत्ल एक सर्द रात में कुछ भाड़े के गुंडों ने कर दिया था और ये सब कुछ किसी एक ऐसे नेता के इशारे पर हो रहा था जिसको ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बढ़ते कदम और पार्टी में बढ़ते वर्चस्व से अच्छा खासा नुकसान और तकलीफ होने वाली थी। राम मंदिर आंदोलन जैसे भारतीय जनता पार्टी के कोर मुद्दे के अदालती मामलों में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का अच्छा खासा हस्तक्षेप था, जिसके चलते सरकार और संघ दोनों के चहेते बने हुए थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। लेकिन 10 फरवरी 1997 को अपने घर से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर एक तिलक समारोह में वो गए हुए थे। वापस तकरीबन 12 बजे जैसे ही उस कार्यक्रम से वो बाहर निकले, मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोक ली और उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। गनर समेत ब्रह्मदत्त द्विवेदी की मौत हो चुकी थी। तफ्तीश हुई, सीबीआई ने दुनिया भर की ताकत लगा दी और गिरफ्तारी हुई समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक और ब्रह्मदत्त द्विवेदी के पुराने सियासी दुश्मन विजय सिंह की। सीबीआई की कस्टडी में विजय सिंह ने 3 और नाम लिए थे। वो नाम थे कुख्यात शूटर संजीव माहेश्वरी, बलविंदर सिंह और रमेश ठाकुर के। रमेश ठाकुर की मौत पुलिस के एनकाउंटर में हो गई और अब सबकी नजरें बलविंदर सिंह और संजीव माहेश्वरी के बयानों पर टिकी थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बलविंदर सिंह पुलिस की कस्टडी से सबूतों के अभाव में छूट गया। कहने वाले कहते हैं कि सीबीआई ने किसी के दबाव में आकर बलविंदर सिंह की शनाख्त किसी भी प्रत्यक्षदर्शी से नहीं करवाई। खैर, कहानी आगे बढ़ी और विजय सिंह का तार जुड़ा कमालगंज से तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक उर्मिला राजपूत से। और जब उर्मिला राजपूत की कुंडली खंगाली गई तो एक नाम चौंकाने वाला था। वो नाम था उत्तर प्रदेश भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह की तरफ घूमती सुई इससे पहले ही सीबीआई ने नई बात बता दी थी। सीबीआई ने बताया कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के एक रात पहले विजय सिंह और उर्मिला राजपूत भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता के आश्रम पर देखे गए थे। उस नेता का नाम था साक्षी महाराज। अब जांच और आगे बढ़ी
उर्मिला राजपूत के बेटे पंचशील राजपूत का नाम सामने आया। सीबीआई ने पंचशील पर आरोप तय किए कि वो शार्प शूटरों को लेकर फर्रुखाबाद आया और उन्हें हथियार मुहैया कराए। लेकिन पंचशील अपने आप को इन आरोपों से अलग बता रहा था और लगातार कहे जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के विधायक संजय सिंह की यह साजिश है कि वो मुझे और मेरी मां उर्मिला राजपूत को जानबूझकर फंसा रहे हैं। सीबीआई के सामने अब दो चेहरे घूम रहे थे, एक तो विजय सिंह का, दूसरा था साक्षी महाराज का। सीबीआई के शक की सुई साक्षी महाराज के इर्द गिर्द घूमने लगी और कहा यह भी गया कि सीबीआई के पास साक्षी महाराज के खिलाफ सबूत भी थे जो ये साबित कर रहे थे कि इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि साक्षी महाराज ही हैं। और सबूतों की फाइल सीबीआई हेडक्वार्टर भेजी गई और वहां जाकर अचानक से गायब हो गई। ये सवाल आज भी सवाल ही है कि कैसे वो फाइल गायब हो गई, या ये संभावना कि वो फाइल कभी गायब ही नहीं हुई थी, कोई था जो मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब नहीं होने देना चाहता था और उसने फाइल गायब ही करवा दी। अब सीबीआई ने नई थ्योरी डेवलप की जिसमें एक सवाल था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या से फायदा किसको होने वाला था। यह सवाल अपने आप में जितना गंभीर था उतना ही हास्यास्पद इसलिए क्योंकि अगर सीबीआई इसके आधार पर तफ्तीश करती तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी का कद जिस तरह से पिछले कुछ सालों में ही बढ़ा था उसके मुताबिक जद में उत्तर प्रदेश भाजपा के कई बड़े नाम आ रहे थे। सो अब थ्योरी की लिमिटेशन सेट कर दी गई थी, नए नाम शामिल नहीं किए जा रहे थे बल्कि विजय सिंह और उर्मिला राजपूत के इर्द गिर्द सीबीआई की सारी तफ्तीश घूमने लगी। कई साल तक मुकदमा चला। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा बोई गई फसल कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री बनकर काट ली थी। मुकदमा चला तो सीबीआई और अदालत ने आरोपी विजय सिंह और संजीव माहेश्वरी को बनाया। बाकी सभी अभियुक्तों को कोई सजा नहीं दी जा सकी, या यूं कहें बाकी किसी भी अभियुक्त को सजा देने में सीबीआई और कोर्ट विफल रही। सीबीआई के तत्कालीन वकील ये भी मानते हैं कि सीबीआई ने मामले की तफ्तीश गहराई से नहीं की और अगर इस मामले की गहराई में और जाया जाता तो ये मुमकिन था कि कुछ ऐसे नाम निकलकर सामने आते जो उस समय की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते थे। लेकिन जब तफ्तीश ही नहीं हुई तो वो नाम हमेशा के लिए गुमनाम रह गए। रही बात विजय सिंह की, तो विजय सिंह बाहुबली नेता माने जाते थे और उनकी उस इलाके में फर्रुखाबाद में पैठ मजबूत मानी जाती थी। लेकिन सवाल अब भी खटकता है कि कहां ब्रह्मदत्त द्विवेदी उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और कहां विजय सिंह एक बाहुबली और महज एक विधायक। इनकी राजनीतिक रंजिश हो सकती है लेकिन हत्या कर देने के बराबर की रंजिश को पचा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर, मामला खत्म हुआ। कुछ नाम हैं जो अभी भी गुमनाम हैं और मुमकिन है वो हमेशा के लिए कहीं किसी डायरी के कोनों में, फाइलों के फट गए पन्नों में और उन लोगों के जहनों में खो गए होंगे जो इस केस को करीब से जानते हैं। खैर, नाम गुमनाम हैं तो हम क्या ही कह सकते हैं। मैं एक चीज सोचता हूं, अगर विजय सिंह याद करते होंगे उन नामों को और देखते होंगे अपनी हालत कि अकेले मुझे ही सजा क्यों हुई, तो गाहे बगाहे एक शेर तो याद ही आ जाता होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि अकेले हम नहीं शामिल हैं इस जुर्म में जनाब, नजरें मिली थी तो मुस्कुराए तुम भी थे। ये थी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की कहानी, वो हत्या जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत लंबे अंतराल के लिए एक बड़ा सा शून्य खड़ा कर दिया, जिसके बारे में तमाम तफ्तीशें हुई, तमाम बातें सामने आई, लेकिन सजा मुमकिन है उनको नहीं हुई जो इस सजा के हकदार थे। खैर, वो नाम गुमनाम है तो हमने पहले ही कहा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लोगों के साथ साझा करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ये कहानी और भी लोगों को सुनाएं और साथ ही साथ शनिवार और रविवार को देखना ना भूलें जुर्म @ 8 PM शाम को 8 बजे। शुक्रिया।